नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। मैं महेंद्र एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन की सीरीज को, और आज भी हम इसमें अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, अराविदु वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन करना कब शुरू किया था? तो कौन सा वंश है? तो ये वाला जो हमारा वंश है वो है अराविदु वंश। ठीक है, और ये विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला कौन से नंबर का वंश था? तो ये चौथे नंबर का वंश था। कल हमने बात की थी पहले नंबर का जो वंश था वो संगम वंश था। तो इस साम्राज्य ने या इस वंश ने कब शासन करना प्रारंभ करा था? तो इसने प्रारंभ करा था 1570 से, तो 1672 तक इस वंश का शासनकाल विजयनगर पर होता है। कहाँ पर होता है? विजयनगर साम्राज्य पर होता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तिरुमल को जाता है। किसको जाता है? राजा तिरुमल को जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य कहाँ से लिए गए हैं? तो जो उपराष्ट्रपति के कार्य या जो पद है वो कहाँ से लिए गए भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में इनका जो पद है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से ये लिए गए हैं, या यूएसए से इनको धारण किया गया है। कहाँ से धारण किया गया है? अमेरिका से इन्हें धारण किया गया है। कौन कौन होता है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो अनुच्छेद 63 में होता है। अनुच्छेद 63 किसको इंगित करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और अनुच्छेद जो 52 होता है, कौन सा होता है? अनुच्छेद जो 52 होता है वो किसको करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। और किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से इसे धारण किया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत। और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब वे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं, पीठासीन नहीं होते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये भगवान कृष्ण के समय से ही फेमस है। तो ये जो प्रसिद्ध लठमार होली है, जिसको टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी दर्शाया गया था, तो सभी को पता होगा कहाँ पर है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कहाँ पर होती है मैं बस राज्य बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में होती है। और कहाँ पर होती है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कहाँ पर होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, प्रसिद्ध लठमार होली। ठीक है, और ये किसका क्वेश्चन है? तो एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो आप लोग बताओगे इसका आंसर। अगले की बात करते, केल्विन पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? मतलब केल्विन पैमाने पर, है ना, केल्विन पर या केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा या कितना होता है? तो ये होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन होता है, 273। ठीक है, कितना होता है? 273 होता है। तो ये किसके बराबर होता है? तो ये 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहल का समर्थन करने को बाध्य करता है? क्योंकि यह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर फिर से मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और एसएससी भारतीय संविधान से हमेशा भाग 3, 4 और 5 सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी में जो पूछे जाते हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 4, भाग 4A और भाग 5 से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आपको संविधान के मिलने वाले हैं एसएससी की
कि किसी भी एग्जाम में देख लेना, आप एमटीएस से जाना या फिर जीडी से जाना तो सीजीएल तक, सीपीओ तक जाओगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम के हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या है तो हर एग्जाम के हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर उल्लेखित है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर उल्लेखित होंगे आपके, तो कल भी बात की थी हमने इसकी, तो संविधान के भाग 4A में। ठीक है, आगे क्या कहता है, स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहल का समर्थन करने को बाध्य करता है। ठीक है, स्वच्छ भारत, इधर मैं लिखता हूं स्वच्छ भारत अभियान कब चालू हुआ था, 2 अक्टूबर, किसकी जयंती होती है, गांधी जी की जयंती होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है, 2014 माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया है। ठीक है, और शुरू वाले का ये हो गया है। आगे देखते हैं, क्योंकि यह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए निर्धारित किया गया है। मतलब ये सारे किस में आते हैं, हमारे पर्यावरण में आते हैं, तो जंगलों, झीलों, नदियों। तो आपने एक गाना सुना होगा जिसका नाम है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। मतलब ये जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें क्या क्या आते हैं, जंगल आते हैं, झील आते हैं, नदियाँ आती है, वन्य जीवन आता है, आप समुद्र को भी उसमें ले लो। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे, 7 समुंदर। तो ये कौन से नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य, 7वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य। और 7 मतलब जी, कौन सा, जी, भाग 4A जी। तो किस में उल्लेखित है, भाग 4A जी में। अच्छा एक सेकंड, मैंने इसको यहाँ पर ना लिखते हुए कहाँ पर लिखना था, ये आपका आएगा क्या, भाग 4 तो हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर लिखना है ना, अनुच्छेद नंबर लिखना है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 51A जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51A जी। ठीक है, तो 7वें नंबर का है, तो आपको मैंने एक कल और बताया था 9वें नंबर का, नो हिंसा, नो मतलब संपत्ति की तोड़फोड़ नहीं करनी है, मतलब नो। तो 9वें नंबर का कौन सा था, संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। और 7वें नंबर का कौन सा है, तो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और हमारा पर्यावरण उसी के अंतर्गत आता है, या हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य है। ठीक है, और इसमें जो कलाकार होते हैं वो अपने पैर से भूमि पर या जमीन पर एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, काल्पनिक रेखा बनाते। तो क्वेश्चन बनता है, किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों के द्वारा भूमि पर एक काल्पनिक रेखा बनाई जाती है, तो कुचिपुड़ी के। ठीक है, और क्या होता है, ये जो नृत्य होता है ये थाली में किया जाता है। ठीक है, एक थाली होती है उसमें इसका किया जाता है, तो थाली में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा है, कुचिपुड़ी है। ठीक है, और किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, इसको हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था। तो ये हो जाएगा आपका क्या, भारतीय संविधान के भाग 4A में, और अनुच्छेद नंबर कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 51A। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 51A। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए हैं। और इनको कब जोड़ा गया था, तो इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और जो समिति थी वो कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। और इस सिफारिश ने कितने मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया था, 8 दिया था। कितने शामिल किए थे, 10 किए थे, वर्तमान में कितने हैं, 11। ठीक है, सुझाव कितने का, 8 का सुझाव। वर्तमान में कितने जोड़े गए, तो मतलब जोड़े कितने गए थे, तो सरकार ने 10 जोड़े। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में ये हैं 11। और 11वें नंबर का कौन सा है, तो
बच्चों का शिक्षा संबंधित मौलिक कर्तव्य जो उनके माता पिता का होगा। और कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे जो छोटा राज्य है जनगणना के अनुसार वो हो जाएगा कौन सा? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सिक्किम में क्या देखने को मिलता है? तो सिक्किम में एक जगह देखने को मिलती है जिसका नाम है क्या? कंचनजंगा, जो भारत की क्या हो जाएगी? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2। ठीक है, 8611 और ये कितनी हो जाएगी? 8595 मीटर, और ये भी क्या हो जाएगी? मीटर। ये कहाँ पर आती है? काराकोरम ट्रांस हिमालय में पीओके में आती है। और ये कहाँ पर आती है? तो महान हिमालय में सिक्किम के अंतर्गत आती है। और सिक्किम से ही कौन सी नदी का उद्गम होता है? तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और तीस्ता नदी को लेकर किन किन के बीच में विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? विवाद है। जल विवाद किन किन का है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में तीस्ता नदी को लेकर जल विवाद है, जिसका उद्गम कहां से होता है? तो जिसका उद्गम होता है सिक्किम से। क्वेश्चन क्या था हमारा? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्षेत्रफल में जो हमारा सबसे छोटा राज्य हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? गोवा हो जाता है। और क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है वो राजस्थान हो जाता है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित वर्ष 2021 की आईसीसी महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है आपकी 2021 की स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। 2021 की क्या बनी थी? स्मृति मंधाना। क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित वर्ष 2021 की आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी थी। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक है, तो जो प्रांत है आपके, जो राज्य है, उनसे द्वैध शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, तो प्रांतों से द्वैध शासन को इस अधिनियम के द्वारा हटाया गया और कहां पर लगाया गया? केंद्र में लगाया गया। कहां पर लगाया गया? केंद्र में लगाया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा आया था? तो 1919 के भारत सुधार अधिनियम के द्वारा आया था। भारत शासन अधिनियम, भारत सुधार अधिनियम। ठीक है, तो 1919 के भारत सुधार अधिनियम के द्वारा कहां पर प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया और हटाया किसके द्वारा गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हटाया गया था। कल ही इस अधिनियम में अपन ने एक और चीज पढ़ी थी। इसमें क्या पढ़ा था? तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत दिल्ली में की गई थी? तो वो की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगले की बात करते हैं। देवेंद्र झांझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो देवेंद्र झांझरिया ने 3 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। और 3 पदक कौन कौन से हैं आपके? तो 2 तो आपके स्वर्ण पदक है, 2 स्वर्ण पदक है। ठीक है, और एक कौन सा है? एक आपका रजत पदक है। कौन सा पदक है? एक रजत पदक है। तो इनने 3 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण और एक रजत पदक आपके देवेंद्र झांझरिया ने पैरा ओलंपिक में जीता है। ठीक है, और ये भाला फेंक से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए बढ़ते हैं अगले की ओर। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें मौजूद है? तो कुतुब मीनार में 5 मंजिलें मौजूद है। कितनी है? 5 मंजिला ये इमारत है। और कहां पर है? तो दिल्ली में। कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें। और इसकी जो नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। इसको पूर्ण कराने का जो श्रेय होता है वो किसको जाता है? वो जाता है इल्तुतमिश को। और बिजली गिरने के बाद जो 5वीं मंजिल है उसका पूर्णता निर्माण कराने का जो जाता है वो किसको जाता है? तो वो जाता है फिरोज शाह तुगलक को श्रेय जाता है। तो 3 लोगों ने मिलकर इसका क्या करा था? निर्माण करा था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है,
दूसरे कौन थे आपके, ये क्या लिख रहा हूं, इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश, ठीक है। और तीसरा कौन था, तो फिरोज शाह, कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ये तीन लोगों ने अलग अलग समय में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। सबसे पहले नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। बिजली गिरने के बाद जब ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पांचवी मंजिल को कौन बनवाता है, फिरोज शाह तुगलक इसको कंप्लीट करवाता है। और ये कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, जिसको सन 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, ठीक है। चलो अगले की बात करते हैं। भारत में कौन सा बंदरगाह भूमिबंध, ठीक है, बंदरगाह है और अच्छी तरह से संरक्षित भी है, तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा है, तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, ये वाला बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। और ये किस पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो ये डाल्फिन नोच पहाड़ी के द्वारा घिरा हुआ है। तो भारत में कौन सा बंदरगाह भूमिबंध बंदरगाह और अच्छी तरह से संरक्षित है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और कहां पर मिलता है, तो ये मिलता है आंध्र प्रदेश में। कहां पर मिलता है, आंध्र प्रदेश में। और डाल्फिन नोच पहाड़ी के द्वारा ये पूर्णतः संरक्षित या सुरक्षित है, ठीक है, या घिरा हुआ है। उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा माना जाता है, तो अंग्रेजी माना जाता है। तो पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है, उर्दू है, लेकिन यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, तो वो अंग्रेजों की भाषा है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो जो कामकाज की भाषा है वो कौन सी है, इंग्लिश है, ठीक है। और हमारी भी लगभग जो व्यवहारिक कार्य है उसके लिए भी हमारी जो भाषा है वो कई मुद्दों पर इंग्लिश भी चलती है और हिंदी भी आपकी चलती है भारत में, ठीक है। और भारत में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 14 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और वर्तमान में भारत में राजभाषा कितनी है, 22 है। अंग्रेजी है क्या, बोले नहीं है। चलो अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पंचमहल कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध पंचमहल किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अकबर ने। पहले किसने बनवाया था उसकी बात करते हैं, तो अकबर द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित, अकबर के द्वारा निर्मित। कहां पर निर्मित, तो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। और किसके लिए बनवाया था, तो ये बनवाया था जोधाबाई के लिए बनवाया था। और ये क्या है, फतेहपुर सिकरी की सबसे बड़ी इमारत के रूप में भी जाना जाता है पंचमहल, ठीक है। कौन सा महल, पंचमहल, 5 मंजिला महल है, ठीक है। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में किस फसल में संकर बीज, ये वाला आएगा संकर, ठीक है। कौन सा आता है, संकर बीज, ठीक है। संकर बीज, तो संकर बीजों का उपयोग किया गया था, तो किसका उपयोग किया गया था, कौन से बीजों का उपयोग किया गया था, संकर का। किसमें, हरित क्रांति में, तो ये किया गया था गेहूं में। किस फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए सबसे पहले चरण में संकर बीजों का या हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया गया था, जिससे गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी। और भारत में 1967-68 में हरित क्रांति आती है, और इसको लाने का श्रेय किसको जाता है, एमएस स्वामीनाथन जी को जाता है, ठीक है। और जब ये आई थी उस समय भारत में क्या चल रहा था, उस समय को कहा जाता है अवकाश काल, मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। क्या नहीं थी, कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो समय आता है वो अवकाश काल कहा जाता है, 3 वर्षों का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख है जिसके द्वारा संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख है जिसके द्वारा संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये वर्णित है आपके अनुच्छेद नंबर 368 में। और ये किस देश से ली गई है, ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से, दक्षिण अफ्रीका, कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको भारत ने ग्रहण किया है, संविधान संशोधन को, ठीक है।
मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, 2022 का पेपर की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2022 के एसएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो देखना उस समय का करंट है तो करंट भी आता है और खेल कूद का ज़्यादा ही करंट पूछा जाता है। तो 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर, तो यहाँ पर मीराबाई चानू ने जो पदक जीता था वो कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। कौन सा पदक जीता था? मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और अभी नीरज चोपड़ा ने भी एक स्वर्ण पदक जीता है और एक रजत पदक भी जीता है, ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 32 के अनुसार कौन मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार एससी या सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो रिट जारी करता है। कौन करता है? एससी या फिर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और इसका जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है वो किस में है? अनुच्छेद नंबर 124 में। किस अनुच्छेद में उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट का? अनुच्छेद 124 में। किस में? अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 आपका क्या कहता है? तो इसका उल्लेख आपका मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 124 में किसका उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है सुप्रीम कोर्ट का। और रिट जारी कितने प्रकार की जाती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है? एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है परमादेश प्रत्यक्षीकरण, है ना, प्रत्यक्षीकरण। तीसरी कौन सी है? ये आगे पीछे हो सकती है, उत्प्रेषण। एक होती है निषेध नहीं प्रतिषेध। कौन सी होती है? प्रतिषेध होती है, ठीक है। कौन सी होती है? प्रतिषेध होती है, प्रतिषेध होती है। और एक और कौन सी है? होती है 5वें नंबर की, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, है ना, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। और कौन सी होती है? अधिकार प्रेच्छा। प्रेच्छा, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ये इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये कौन है? तो साइना नेहवाल। नहीं, साइना नेहवाल नहीं है, पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय महिला कौन है? एक पदक जीता है कांस्य पदक और एक जीता है कौन सा? एक जीता है रजत पदक, ठीक है। तो ध्यान देना, पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु क्या है? पहली भारतीय महिला है जिन्होंने दो ओलंपिक पदक जीते हैं, ठीक है। और कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से आपकी संबंधित है, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1970 में किसे कृषि विकास में उनके योगदान हेतु और उस समय के विश्व खाद्य समस्या को हल करने के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था? तो ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जिनका नाम है क्या होता है? नॉर्मन बोरलॉग जी, ठीक है। इनको 1970 में क्या मिला था? तो मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। और कब, किसके लिए मिला था? कृषि विकास और उस समय की खाद्य समस्या को हल करने के लिए, ठीक है। तुलु वंश के शासक, तुलु वंश के शासकों में से अमुक्त माल्यदा, या माल्या नहीं है, माल्यद, ठीक है। क्या होता है? माल्यद, यहां पर आएगा, दा आता है, ठीक है। माल्यद का लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो कौन है? कृष्ण देव राय। और इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? तेलुगु भाषा, ठीक है। जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। की रचना भी किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। तो कृष्णदेव राय ने एक तेलुगु भाषा में तो किसकी रचना की थी? आमुक्त
माल्यद की, और दूसरी की थी जामवती कल्याणम की रचना काय में की थी? तो ये की थी इन्होंने संस्कृत भाषा में। किसमें की थी? संस्कृत भाषा में की थी। और जो तुलुक वंश है इसका जो संस्थापक है वो कौन होता है? तो वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह कौन है? तो इस वंश के संस्थापक है, और ये वो विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला एक वंश है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला एक वंश है, जिसके महान शासकों में से कौन गिने जाते हैं? कृष्णदेव राय और अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, जिनमें से एक कौन थे? तेनाली रमन साहब इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगले की बात करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, विधि द्वारा स्थापित। प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो प्रक्रिया है वो ली गई है जापान के संविधान से। किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है, तो हमारा देश किसके द्वारा चलेगा? तो बनाए गए कानून के द्वारा चलता है। और ये वाली जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली है? तो जापान के संविधान से ली है। अगले की ओर बढ़ते हैं। आइए, कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के संघीय स्वरूप का अग्रदूत माना जाता है या अग्रदूत था? तो संघीय स्वरूप का। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके पहले एक क्वेश्चन में बात की थी। तो भारत शासन अधिनियम, कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के संविधान के संघीय स्वरूप का अग्रदूत माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, और संघीय स्वरूप क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि प्रांतों से द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा हटा? इसके द्वारा हटा। और कहां पर लगा? तो केंद्र में लगा। सितंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूलों में पीएम पोषण राष्ट्रीय योजना को कितने वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? ठीक है, कितने वर्ष की मंजूरी दी है? तो ये 5 वर्ष को इसको और जारी रखने की मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसको मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये योजना कब चालू होती है? तो ये योजना मध्याह्न भोजन योजना है, जिसका 2021 में नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया था। और ये जो चालू होती है वो कब होती है? तो ये चालू होती है वर्ष 1955 में। मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के। तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे और भी लोगों तक ये क्लास पहुँचे, जिससे आने वाली एग्जाम में उनको काफ़ी मदद हो सके। क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ये मैं कहीं और से नहीं लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो एसएससी या दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम में जो एसएससी लेती है उन्हीं एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अभी अपन ने संविधान के देखे थे भाग 3, भाग 4 और भाग 5। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर संविधान में आए तो वो यहाँ से आए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।